हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनु कुशवाहा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट में आज हम लोग सोलर सेल टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि डायोड पोर्शन का हमारा आखिरी टॉपिक होगा। तो इसके बाद चूंकि हमारा ट्रांजिस्टर का पार्ट है, जिसमें हमें बाईपोलर और यूनिपोलर ट्रांजिस्टर पढ़ना है। उसके बाद मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन और लॉजिक गेट। तो डायोड का चूंकि ये लास्ट पोर्शन है, तो आज की इस क्लास में हम केवल सोलर सेल तक ही रखते हैं। अगली क्लास से बिल्कुल एकदम नया टॉपिक होगा हमारा ट्रांजिस्टर, तो उसको हम नई क्लास से ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो आज थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ही हो पाता, ज्यादा कुछ वैसे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस टॉपिक में ही काफी टाइम लगेगा। तो इसलिए आज की छोटी सी क्लास के अंदर हम सिर्फ सोलर सेल को कंप्लीट करेंगे। अगली क्लास से हम ट्रांजिस्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन कब करेंगे? पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा हो जाने दीजिए, एक साथ ही इसके क्वेश्चन को करेंगे 2-3 दिन। मतलब कि अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन डायोड अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन कुछ है नहीं, वही सर्किट वाले 2-3-4 सवाल हो सकते हैं। तो हम डायोड पूरा पढ़ लेते हैं, ट्रांजिस्टर पढ़ लेते हैं, लॉजिक गेट पढ़ लेते हैं। इसके बाद 2-3 दिन के अंदर हर एक टॉपिक को मिला करके जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब हम एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सोलर सेल हमारा ये टॉपिक है, नाम से ही क्लियर है। सोलर सेल पता ही है आपको, डेली लाइफ में इतना यूज होता है ये। तो सोलर सेल ये क्या करता है? ये लाइट एनर्जी को या सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आप कह सकते हैं इट इज अ डिवाइस, it is a device which converts solar energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। सोलर सेल सोलर एनर्जी को या लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या होता है ये सोलर सेल, किसका बना होता है? तो आप कह सकते हैं इट इज अ स्पेशली it is a specially designed पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, स्पेशली डिजाइंड पीएन जंक्शन डायोड, in which when solar radiation मतलब सन से आने वाला रेडिएशन, इंसिडेंट ऑन द जंक्शन, ठीक है। ये जो स्पेशली डिजाइंड पीएन जंक्शन डायोड है, उसके जंक्शन के ऊपर जब सोलर रेडिएशन गिरेगा, तो व्हेन द सोलर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द जंक्शन एन ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। मतलब कि सोलर रेडिएशन गिरेगा तो एक वोल्टेज क्रिएट होने वाला है। तो एन ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड विच इज नोन एज इस वोल्टेज को, इस ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं? फोटोवोल्टिक ईएमएफ। फोटोवोल्टिक का मतलब, फोटो मतलब रिलेटेड टू लाइट होता है। तो लाइट की वजह से वोल्टेज क्रिएट हुआ है, तो इसलिए इसका नाम है फोटोवोल्टिक ईएमएफ। और इस इफेक्ट को, इस घटना को क्या बोलते हैं? एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज दिस इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट? कि सोलर रेडिएशन से वोल्टेज क्रिएट होने का इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटोवोल्टिक इफेक्ट। फोटोवोल्टिक इफेक्ट, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया आपका।
सोलर सेल का। तो ये कुछ खास नहीं है, एक पीएन जंक्शन है जो थोड़ा स्पेशल तरीके से उसका डिजाइनिंग किया जाएगा। जंक्शन के ऊपर सोलर रेडिएशन गिरेगा तो वोल्टेज क्रिएट होगा, और वोल्टेज क्रिएट हो गया तो इसका मतलब कि अब बैटरी की तरह ये काम कर रहा है। इसमें अगर आप सर्किट को जोड़ेंगे तो ये करंट फ्लो करेगा, यानी कि जो सोलर रेडिएशन है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। तो ये फोटोवोल्टिक ईएमएफ या फोटोवोल्टिक जो ये इफेक्ट हुआ है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा इसके उस पे जाना होगा कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। कंस्ट्रक्शन, तो इसके कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड हमें बनाना है। तो पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए पहले हमें क्या लेना होगा, प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर उसमें एक साइड ट्राईवैलेंट और एक साइड पेंटावैलेंट इंप्योरिटी की डोपिंग करनी होगी, तब जाकर के वो पीएन जंक्शन डायोड हमारा तैयार होगा। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी जो पीएन जंक्शन डायोड बनाएंगे वो उसमें जिस क्रिस्टल के ऊपर, जिस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर हम डोपिंग करेंगे ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट का, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा होगा, ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कोई सा भी आप सेमीकंडक्टर लेकर के पीएन जंक्शन डायोड बना करके उसको सोलर सेल का काम नहीं करा सकते। जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम की हम बात करें, या जैसे गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, और भी बहुत सारे आपने जो ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के नाम जो बहुत सारे आपने पढ़े, तो कोई सा भी रैंडम सेमीकंडक्टर के अंदर डोपिंग करके हम सोलर सेल नहीं बना सकते। और क्यों नहीं बना सकते वो आपको धीरे धीरे अभी समझ आएगा। तो इसमें हम या तो सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर डोपिंग करके पीएन जंक्शन बनाते हैं, या फिर गैलियम आर्सेनाइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो यानी हम क्या करते हैं, या तो सिलिकॉन लेते हैं या फिर गैलियम, और ये क्यों लेते हैं इसका रीजन लास्ट में आएगा। तो सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड के क्रिस्टल के ऊपर हम डोपिंग करके क्या बनाते हैं, इसके ऊपर डोपिंग करके हम अपना पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं। अब आपको पता है कि पीएन जंक्शन कैसे बनेगा। सिलिकॉन का क्रिस्टल आपने लिया है या गैलियम आर्सेनाइड, ये भी सेमीकंडक्टर है, ये भी सेमीकंडक्टर है। तो इसके ऊपर हम एक साइड ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी की डोपिंग कर देंगे तो पी टाइप बन जाएगा, दूसरे साइड पेंटावैलेंट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एन टाइप बन जाएगा। तो इस तरह से हम पीएन जंक्शन क्रिएट करेंगे इस क्रिस्टल के ऊपर। ठीक है, इस क्रिस्टल के ऊपर पीएन जंक्शन हम अपना तैयार करेंगे। और ये जो पीएन जंक्शन हम बनाएंगे वो देखिए कैसे रहता है। इसमें पीएन जंक्शन में जो पी टाइप होगा और जो एन टाइप होगा, इसमें जो पी टाइप से वाला पार्ट होगा और जो एन टाइप वाला पार्ट होगा, पी टाइप यहाँ पर थोड़ा मोटा होता है, लगभग 300, मोटा मतलब फिर भी बहुत पतला है, 300 माइक्रोमीटर का इसका थिकनेस होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर की मोटाई लगभग इतनी होगी। और जो एन टाइप जिधर हम बनाएंगे उसकी जो थिकनेस होगी वो 0.3 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। ठीक है। और हम यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे बनाते हैं कि ये आप मान लीजिए, ये ऊपर एकदम पतला सा हमारा एन टाइप रहेगा, ये जो इतना पतला सा दिखा रहे हैं। बीच में हमारा पी टाइप काफी मोटा है, आप देख रहे हैं इससे लगभग कितने गुना हो गया, ये 1000 गुना मोटा होगा। और फिर नीचे जो होगा, ये जो नीचे पतला सा जगह छोड़ रहे हैं, यहाँ पर होता है पतला सा एकदम, जैसे ये एन टाइप बहुत पतला है वैसे ही यहाँ पर भी बहुत पतला सा कोटिंग होता है। और किस चीज की कोटिंग होती है, मेटल की कोटिंग होती है। मतलब पतला सा मेटल का एक कोटिंग किया जाएगा, लेप ऐसा हो, बहुत ज्यादा बारीक। दिस इज द मेटल कोटिंग, लास्ट में लिखते हैं नाम इसका। फिर इसके बाद आप इसका अगर 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाना चाहे तो ऐसे आप शो कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो एन टाइप है, ये इधर से आप इधर तक दिखा सकते हैं पूरा एन टाइप। और जो नीचे मेटल की कोटिंग है, मेटल की कोटिंग हो जाएगी। ठीक है। ये जो पार्ट है ये है आपका एन टाइप। व्हाइट कलर से इसको हम डिफरेंशिएट करने के लिए इसको हम सेट कर रहे हैं।
ये एन टाइप वाला पोर्शन है, बहुत ही पतला सा। ठीक है, तो यहां पर नाम लिख देते हैं, दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप। और ये नीचे क्या है, दिस इज द मेटल कोटिंग। ये है मेटल की कोटिंग, मतलब बहुत बारीक सा मेटल का एक लेयर है। और ये जो ऊपर एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको दिख रहा है, बहुत पतली सी पट्टी दिख रही है, इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पर एक मेटेलिक फिंगर होता है। मेटेलिक फिंगर का मतलब ये कि फिंगर के शेप में रहेगा, ऐसे मेटल का बना हुआ है, ऐसे रहेगा, इसको मेटेलिक फिंगर बोल रहे हैं। ये मेटेलिक फिंगर यहाँ पर किस लिए लगा है, ताकि जब जंक्शन के ऊपर हम लाइट इंसिडेंट करें तो उसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन आए उनको कंडक्टिविटी में ये सपोर्ट करता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत अच्छे तरीके से मूव नहीं कर पाते हैं, या कंडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती सेमीकंडक्टर की। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा जो सोलर सेल होता है, इसका ये स्ट्रक्चर है। आपको याद रखना है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है जिसकी थिकनेस बहुत ज्यादा होगी, थोड़ी बहुत ज्यादा का मतलब इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है, लेकिन वैसे तो बहुत पतला है ये। 300 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस है और 0.3 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस है, और इसकी थिकनेस कोई स्पेसिफिक नहीं दिया है, लेकिन बहुत ही ज्यादा पतला होता है ये। और इसके ऊपर ये मेटेलिक फिंगर होता है, इसको आप नाम लिख देंगे, दिस इज मेटेलिक फिंगर। और ये जो मेटेलिक फिंगर है, ये मेटेलिक फिंगर लगभग लगभग इस पूरे अपर सरफेस के 15% एरिया को कवर करता है, ठीक है ना। इट कवर्स 15% सरफेस एरिया। सरफेस एरिया 15% क्यों कवर करता है, ताकि जब इसके ऊपर हम रेडिएशन, सोलर रेडिएशन को डालें तो इसके सरफेस के ऊपर पूरा सोलर रेडिएशन इंसिडेंट हो सके। ज्यादा एरिया को अगर ये कवर कर लेगा तो वो सोलर रेडिएशन हमारे सेमी कंडक्टर को नहीं मिल पाएगा, है ना। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो रेडिएशन हम इंसिडेंट करें वो इस क्रिस्टल के ऊपर पहुंचे, सेमी कंडक्टर के ऊपर पहुंचे, और यहाँ जंक्शन तक वो रेडिएशन पहुंच जाए। इसके लिए हमने ऊपर जो मेटेलिक फिंगर लिया है उसका ऐसा शेप बनाया है कि वो केवल 15% एरिया को ही कवर करेगा, बाकी पूरा 85% एरिया जो है उसका खाली है। और जब ऊपर से आप सोलर रेडिएशन इसके ऊपर डालते हैं, बहुत पतला सा एन टाइप सेमीकंडक्टर है। और बहुत पतला सा क्यों है, ताकि जो सोलर रेडिएशन है वो इसको पेनेट्रेट करके इस जंक्शन तक पहुंच सके। ये पी टाइप और एन टाइप के बीच में जो आपको ये वाली लाइन दिख रही है, ये क्या है, यही तो पीएन जंक्शन है। और इसी जंक्शन पर ही सारी फिनोमेना होती है, ये वाली जंक्शन पर। तो इस जंक्शन पर सोलर रेडिएशन का गिरना जरूरी है, तभी फोटोवोल्टिक ईएमएफ यहां प्रोड्यूस हो पाएगा। तो जंक्शन तक लाइट पहुंचे कैसे, तो ऊपर से अगर आप लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं एन साइड वाले सरफेस के ऊपर, तो ये बहुत पतला होना चाहिए। इसीलिए एन एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो लेयर है बहुत ही बारीक है, पूरा रेडिएशन जंक्शन तक पहुंच जाता है। अब जंक्शन पर पहुंचने के बाद जो फेनोमेना होती है वो आप देखिए क्या है। एक यहाँ पर खास बात है कि जो भी हम रेडिएशन यहाँ इंसिडेंट करेंगे, जो भी रेडिएशन हम इंसिडेंट करेंगे, उस रेडिएशन की जो खास बात होगी वो यही होगी कि सोलर, सॉरी, जो हम यहाँ पर मटेरियल यूज करेंगे उसकी खास बात क्या होगी, इसकी खास बात ये होगी कि इसका जो एनर्जी बैंड गैप होना चाहिए, दैट मस्ट बी लेस देन इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी। मतलब जो भी हम यहाँ पर क्रिस्टल हमने यूज किया है, सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड, जिसके ऊपर हमने पीएन जंक्शन बनाया, वो इसीलिए हमें स्पेसिफिक मटेरियल चूज करना है ताकि इसका जो बैंड गैप रहे वो आने वाले सोलर रेडिएशन की एनर्जी से कम रहे, या ये कह लीजिए कि आने वाले रेडिएशन की एनर्जी इसके बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए। अब आप बताइए, आने वाले रेडिएशन की एनर्जी को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि सोलर सेल में हम सन से आने वाले रेडिएशन का ही इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन कर रहे हैं। तो सन से आने वाले रेडिएशन को हम थोड़ी डायरेक्शन दे सकते हैं कि इतनी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आप भेजिए, हमें यहाँ पर सोलर पैनल का काम करना है। वो तो जो आ रहा है वो आ ही रहा है। तो यानी हम एच म्यू को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमें ऐसा मटेरियल चूज करना होगा कि उस मटेरियल का एनर्जी बैंड गैप सोलर रेडिएशन की जो एनर्जी आ रही है उससे कम एनर्जी का बैंड गैप होना चाहिए। और बैंड गैप का मतलब क्या हुआ, ये बैंड गैप कम एनर्जी का क्यों हमें चाहिए, उसका भी एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि अगर हम यहां पर मान लीजिए सेमीकंडक्टर के अपने एनर्जी बैंड को रिप्रेजेंट करें, ये क्या है, वैलेंस बैंड है, और ये क्या है, कंडक्शन बैंड है, ठीक है।
अब आप देखिए, जब ये रेडिएशन आएगा और जंक्शन पर पहुंचेगा तो जंक्शन पर क्या होगा? अगर हम इसके जंक्शन को थोड़ा और जूम करके देखने की कोशिश करें, देखिए एक साइड पी टाइप है और एक साइड एन टाइप है। तो हम बना लेते हैं एक साइड पी टाइप और ये दूसरे साइड एन टाइप। ये जंक्शन है। जंक्शन के दोनों साइड आपको पता है डिप्लीशन लेयर होता है। डिप्लीशन लेयर की खास बात क्या है कि यहाँ पर केवल इमोबाइल चार्ज, इमोबाइल आयंस होते हैं, कोई भी मूवेबल चार्ज कैरियर नहीं होता है। पी टाइप में इधर क्या होंगे? ढेर सारे होल्स होंगे और एन टाइप में क्या होंगे? इधर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखिए, जब इस जंक्शन के ऊपर आप इधर से लाइट इंसिडेंट करेंगे और आने वाला जो रेडिएशन है उसकी जो एनर्जी होगी वो इसके बैंड गैप से ज्यादा होगी। बैंड गैप का मतलब क्या होता है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की का जो एनर्जी का ये डिफरेंस है, ये आपका बैंड गैप है। अब बताइए, जंक्शन के ऊपर पी साइड में जो यहाँ पर होल्स थे उन्होंने इधर के एक इलेक्ट्रॉन के साथ रिकंबाइन किया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद में जो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी थी उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये निगेटिव आयन हो गया, ये भी निगेटिव आयन हो गया, ये निगेटिव आयन हो गया। और यहाँ पर जो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी थी उन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट किया है, इसलिए ये पॉजिटिव आयन हो जाएगा, पॉजिटिव आयन हो जाएगा, पॉजिटिव आयन हो जाएगा। मतलब कि डिप्लीशन लेयर के अंदर ये पॉजिटिव और निगेटिव आयंस होते हैं, कोई मोबाइल या मूवेबल चार्ज कैरियर्स नहीं होते। और आप ये भी समझिए कि निगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन का मतलब क्या? निगेटिव आयन का मतलब कि ऐसा एटम जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या वैलेंस सेल के अंदर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन थे और एक वैकेंसी थी जिसको होल बोल रहे थे। 3 इलेक्ट्रॉन थे और एक वैकेंसी थी जिसको होल बोल रहे थे, तो हम रिप्रेजेंट सिर्फ होल को करते थे। क्यों? क्योंकि ये बाकी के जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो नियर बाई दूसरे सेमीकंडक्टर एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड में है। और जैसे ही कहीं और से इलेक्ट्रॉन आके इसके अंदर भर गया, अब हम इसको भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये भी बगल वाले एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड का पार्ट बन गया। यानी निगेटिव आयन का मतलब कि इसके पास ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अभी 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों कोवैलेंट बॉन्ड में बंधे हुए हैं। और हम रिप्रेजेंट केवल उन्हीं को करते हैं जो फ्री होते हैं, जो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, बस हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दिखा रहे हैं। सिमिलरली आपका ये जो पॉजिटिव आयन है इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव आयन का मतलब ये पेंटावैलेंट इंप्योरिटी थी जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में थे, जिसमें से 4 कोवैलेंट बॉन्ड में थे ऑलरेडी, उसको तो ऐसे भी नहीं दिखा रहे थे। जो पांचवा वाला था जो किसी के साथ नहीं बधा था, उसी इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ शो करते थे और इसने वही अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इस वाले होल को यहाँ पर दिया है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन आया है वो यही वाला इलेक्ट्रॉन आया हुआ, ये वाला, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन बन गया, तो अब इसका भी होल खत्म, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसका भी इलेक्ट्रॉन खत्म। मतलब अब इसके भी पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो कोवैलेंट बॉन्ड के हैं और इसके भी चारों कोवैलेंट बॉन्ड के हैं, इसलिए हम यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन शो नहीं कर रहे। इसका मतलब ये हुआ कि डिप्लीशन लेयर के अंदर जो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हैं। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन का मतलब कि इनकी एनर्जी का जो लेवल है वो वैलेंस बैंड के अंदर लाई करेगा। इनकी एनर्जी कम है इसीलिए ये बधे हुए हैं, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो वो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन होते, उनकी एनर्जी ज्यादा होती तो वहां पर शो करते। इसका मतलब कि वैलेंस बैंड के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स टूट करके निकले तो इस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को अगर आप तोड़ करके बाहर निकालना चाहते हैं, दैट मींस आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कम से कम कितनी एनर्जी देनी होगी? वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं रेडिएशन डाल करके कि इतना एनर्जी हम इधर से भेज रहे हैं कि वो एनर्जी लेने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन जो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर है वो टूट करके फ्री इलेक्ट्रॉन बन सके, तो कम से कम कितनी एनर्जी आपको देनी होगी? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप कम से कम इतना देना होगा, या इससे आप ज्यादा देंगे तब भी ठीक है। तो यानी यहां पर जो रेडिएशन हम इंसिडेंट करते हैं उसका जो एनर्जी होता है वो बैंड गैप की एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होगा, तभी कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर टूट पाएगा, अदरवाइज कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा नहीं। और हम यही चाहते हैं कि यहाँ का कोवैलेंट बॉन्ड टूटे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट हो। जैसे कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड, यही निगेटिव आयन है, इसके चारों में से कोई भी एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी तो इसलिए जरूरी है कि हमारा मटेरियल ऐसा हो कि उसका बैंड गैप जो है आने वाले रेडिएशन की एनर्जी से कम होना चाहिए। इसी वजह से हमने इन मटेरियल्स को चूज किया है, क्योंकि इन मटेरियल्स का जो बैंड गैप होता है वो सोलर रेडिएशन की एनर्जी
जितनी होती है उससे कम होता है। इसीलिए सोलर रेडिएशन जब इनके ऊपर गिरते हैं तो यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं और वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन बन जाता है। तो यहाँ वैलेंस बैंड में उसकी जगह पर एक होल रह जाता है और यहाँ पर पहुंच जाता है आपका ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यानी आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने रेडिएशन इंसिडेंट किया तो वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है और ये एनर्जी आपने कितना दिया है बैंड गैप से ज्यादा, तो ऐसे में वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन बन गया, ऐसे ये कंडक्ट करके चला गया यहाँ पर, यानी ये इलेक्ट्रॉन टूट करके बाहर निकल गया। और जैसे ही टूट के बाहर निकला तो अब देखिए क्या हुआ, एक होल एक इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो गए जंक्शन के ऊपर। और जंक्शन पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे तो क्या होगा, आपको पता है इस पॉजिटिव और निगेटिव आयंस की वजह से यहाँ पर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को सपोर्ट करता है और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अपोज करता है, आपने पढ़ा है। तो यहाँ जो डिप्लीशन लेयर के अंदर रेडिएशन के गिरने से जब ये कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, इधर तो नहीं जाने देगा, क्योंकि इधर के इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को तो ये रोकता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को किधर भेजेगा, इलेक्ट्रॉन्स को वो डिप्लीशन लेयर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के जाएगा, यानी इधर के इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेज देगा, है ना। इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे आप दिखा लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए, यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लेके जाएगा इधर, जहां पर भी इधर पूरे डिप्लीशन लेयर में कहीं भी अगर क्रिएट हुए तो सभी इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर की ओर। और जितने भी होल्स क्रिएट होंगे वो किधर जाएंगे, तो होल्स आपके जो होंगे वो पास होंगे इधर से इधर। मान लीजिए इधर होल अगर क्रिएट हुए तो होल्स को आप दिखा दीजिए, होल्स इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे वो एन टाइप सेमीकंडक्टर की ओर, जितने भी होल्स क्रिएट होंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो रहे हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ स्पीड रहेगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी, क्योंकि आप जो रेडिएशन डाल रहे हैं वो बैंड गैप की एनर्जी से ज्यादा है, और ज्यादा है तो इस वजह से क्या होगा, उसके पास थोड़ी बहुत एनर्जी भी है। तो ये सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ काइनेटिक एनर्जी की वजह से आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर आकर के ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जो नए इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए हैं कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से वो इधर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। और जितने होल्स क्रिएट हुए हैं वो इधर की तरफ आकर के कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स मतलब निगेटिव चार्ज। इसकी वजह से क्या होगा, आप बताइए, पूरा पी टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल था, पूरा एन टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल था, लेकिन अब इस न्यूट्रल क्रिस्टल के अंदर आप कुछ उसके को क्या दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला टर्मिनल हो जाएगा निगेटिव पोटेंशियल पर और ये वाला टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल पर। ओवरऑल तो क्रिस्टल अभी भी न्यूट्रल ही है ना, क्योंकि उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन जो भी कुछ हो रहा है उसी के अंदर ही हो रहा है, ओवरऑल अभी भी क्या है, न्यूट्रल है, लेकिन वो सभी इलेक्ट्रॉन इधर कलेक्ट होंगे तो ये वाला टर्मिनल इफेक्टिवली निगेटिव पोटेंशियल पर पहुंच जाएगा और ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर पहुंच जाएगा, यानी एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। और अगर आप इसमें एक सर्किट जोड़ देते हैं तो उसके अंदर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर ऐसे करंट भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये इसका मेन वर्किंग है। सोलर सेल के काम करने का जो तरीका है वो यही है कि जंक्शन के ऊपर हम रेडिएशन डालेंगे, रेडिएशन की एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा होगी तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप की ओर और होल्स पी टाइप की ओर जाएंगे और यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे, जिससे एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, एक ईएमएफ आएगा जिसको हम फोटोवोल्टिक ईएमएफ बोलेंगे। और उसकी वजह से अब क्या होगा, अगर आपने इसमें बाहर एक सर्किट में कुछ ऐसे जोड़ दिया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, मानिए लोड रेजिस्टेंस RL बोल देते हैं, तो इसमें इधर से इधर की तरफ एक धारा बहने लग जाएगी, ये धारा, ये पॉजिटिव इधर है निगेटिव इधर है, तो ये धारा ऐसे बहेगी। और ये जो धारा बह रही है ये जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ वायर में आप कह रहे हैं कि इधर से इधर जा रही है, तो इसका मतलब कि फिर ये इधर से इधर जाएगा, मतलब आगे फिर धारा की यही दिशा है ना, यही पूरा धारा की दिशा है। या आप ऐसे कह लीजिए कि इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इधर के आपके क्या है, होल्स हैं, तो होल्स की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज जो टर्मिनल है वो इधर के सभी इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे अट्रैक्ट करने लग जाता है, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते रहेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स इधर से ऐसे अट्रैक्ट होकर के इधर आते रहेंगे। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस बार बार, या यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा होल के साथ रिकंबाइन होकर के गायब हो जाएगा, नया इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा और फिर वापस से ऐसे चलेगा, यही प्रोसेस बार बार चलता रहेगा।
तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट आपको क्या मिला, फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो एक सवाल आता है, ग्राफ में करंट को निगेटिव एक्सिस पर क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आपके सोलर सेल के अंदर जो करंट है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर से पी टाइप सेमीकंडक्टर की ओर होता है, जैसा कि पीएन जंक्शन डायोड के रिवर्स बायस के केस में, रिवर्स बायस के केस में भी ऐसा ही हुआ था। रिवर्स बायस के केस में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट बना था वो भी एन से पी की तरफ बना था, और फॉरवर्ड बायस में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट बनता है वो पी से एन की तरफ बनता था। तो जब वी आई कैरेक्टरिस्टिक हम बनाते थे, तो जब पी से एन की तरफ करंट जाता था तो उसको पॉजिटिव वाई एक्सिस पर दिखाते थे, और ये हाई पोटेंशियल पर होता था तो इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर दिखाते थे। तो अभी ये देखिए ऐसा केस बन गया है जो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों के कॉम्बिनेशन के जैसा है। पीएन जंक्शन डायोड में जब फॉरवर्ड बायस होता है तो पी साइड हाई पोटेंशियल पर और एन साइड लो पोटेंशियल पर होता है। तो यानी इनके अगर पोटेंशियल की बात करें तो ये फॉरवर्ड बायस के जैसा है, यानी पोटेंशियल को या वोल्टेज को हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर दिखाना है। लेकिन अगर हम करंट की बात करें तो करंट का डायरेक्शन एन से पी की तरफ है, यानी ये रिवर्स बायस का केस बन रहा है, यानी करंट को हमें निगेटिव वाई एक्सिस पर दिखाना होगा। तो वोल्टेज को हम दिखाएंगे पॉजिटिव एक्स पर और करंट को दिखाएंगे निगेटिव वाई एक्सिस पर। तो यहां पर हम आगे भी लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वोल्टेज की ऐसे बात कर लेते हैं, तो ये वोल्टेज जो आपका यहाँ पर आएगा उसमें P जो है वो हाई वोल्टेज पर होगा और जो N है वो लो वोल्टेज पर है। तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस का केस बन रहा है, तो उसी के जैसा इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, फॉरवर्ड बायस का केस कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। आगे हम सिंबॉलिक उसमें लिख देते हैं, इसका मीनिंग क्या है। फॉरवर्ड रिवर्स बायस का मतलब निगेटिव एक्सिस और फॉरवर्ड बायस का मतलब पॉजिटिव एक्सिस। तो आपको करंट जो दिखाना है रिवर्स बायस का केस बनेगा, मतलब निगेटिव वाई एक्सिस, और वोल्टेज ये फॉरवर्ड बायस का केस है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि आप ऐसा नहीं है कि कितना भी आप लाइट डालते रहें तो यहाँ ढेर सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होते रहेंगे, यहाँ होल्स कलेक्ट होते रहेंगे। मान लीजिए अगर आपने इस वायर को नहीं जोड़ा है तब की बात कर रहे हैं, अगर आप इस वायर को नहीं जोड़ते हैं तो आप जैसे जैसे इस पे लाइट डालते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर क्रिएट होते रहेंगे, और यहाँ पर निगेटिव 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 होता जाएगा, यहाँ पॉजिटिव 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 होता जाएगा। तो क्या इसकी कोई लिमिट है कि ये हमेशा ऐसे ही निगेटिव तक और ये पॉजिटिव तक इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ता रहेगा? तो इसकी एक लिमिट है। देखिए शुरुआत में कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर कुछ होल्स इधर गए, आसानी से कलेक्ट हो गए, लेकिन अब आप और भी अगर लाइट डालते रहेंगे तो क्या होगा, जो नए इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को ये पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। और वो रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, इसकी वजह से क्या होगा कि एक लिमिट के बाद में यहाँ पर कोई नया इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोई नया होल जाकर के कलेक्ट नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट होते रहेंगे आप जब भी लाइट डालेंगे, लेकिन वो कलेक्ट यहाँ पर नहीं होंगे। वो क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और रिपेल होकर के वापस आएंगे, ये होल इधर जाएगा रिपेल होकर के इधर आएगा वापस, दोनों फिर आपस में रिकंबाइन हो जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट भी हो रहे हैं और उनका रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा है, लेकिन यहां पर कलेक्शन बंद हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद में। यानी इसके निगेटिव और इसके पॉजिटिव होने की एक लिमिट है, यानी दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है, उसके बाद में पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा, आप कितना भी लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट करते रहिए, ठीक है ना। ये पूरी कहानी थी हमारे सोलर सेल की। अब इसमें आई थिंक सारी चीजें हो गई हैं, बस एक पॉइंट बचा हुआ है कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसके अंदर एनर्जी बैंड गैप सोलर रेडिएशन के एनर्जी से कम होता है, और सोलर रेडिएशन की भी एनर्जी कितनी होती है, बैंड गैप के भी स्पेसिफिक वैल्यूज के बारे में अगर हम बात करें तो ये सारी चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। अभी इसका ग्राफ भी बचा है, डायग्राम तो हो ही गए सारे, हाँ डायग्राम हो गया है, इसका भी एक ग्राफ है और फिर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल है। तो पहले हम सिलेक्शन ऑफ मटेरियल की बात कर लेते हैं, फिर हम आते हैं इसके वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व पर, और वही लास्ट होगा। तो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, कौन से मटेरियल का हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पर। अच्छा एक चीज यहाँ पर छूट गया ना, ये सारी बातें अगर हम इसके रेफरेंस को यहाँ पर ले आए तो जंक्शन पर जैसे ही आता है, जंक्शन पर आप जैसे ही लाइट डालते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप की तरफ जाते हैं और होल्स पी साइड की तरफ जाते हैं। तो यहाँ मेटल इसलिए लगाया गया है ताकि जो होल्स यहाँ पर आए हैं वो होल्स जो है ये मेटल की कंडक्टिविटी अच्छी होती है, क्योंकि ये पूरा सेमी कंडक्टर है और उतनी अच्छी कंडक्टिविटी नहीं है,
तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे। तो उनको एक तरह से सपोर्ट करने के लिए नीचे ये मेटल का कोटिंग किया गया है, ताकि ये होल्स को जल्दी से कैप्चर कर ले, यानी उसकी कंडक्टिविटी को सपोर्ट करे। और यहाँ पर ये किस लिए किया गया है, ताकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्रिएट हों और इलेक्ट्रॉन्स के पास थोड़ी बहुत स्पीड है, तो यहाँ किनारे तक आ जाएंगे। किनारे तक आने के बाद में ये ऐसे फैला होगा पूरे सरफेस में, इसकी जो उंगलियां हैं वो फैली होंगी, तो इसके आसपास जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो इलेक्ट्रॉन इनके साथ तुरंत जाकर के अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वाला किनारा पॉजिटिव टर्मिनल पर है, और आप अगर यहाँ पर ये वाला किनारा पॉजिटिव टर्मिनल पर है और अगर आप इसको ऐसे जोड़ देंगे ला करके इससे, तो इधर पॉजिटिव होने की वजह से ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लायक हो जाएगा। तो यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं और वो जो इस किनारे तक जा रहे हैं, वो आगे अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाते हैं क्रिस्टल के अंदर, तो उनकी कंडक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए भी हमने ये क्या लिया हुआ है, मेटेलिक फिंगर यहाँ पर लिया हुआ है। फिंगर के फॉर्म में इसलिए कि क्योंकि कहीं पर भी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो, उसके आसपास कोई मेटल का ये फिंगर अवेलेबल रहे और वो थोड़ी ही डिस्टेंस पर जल्दी से वो वहां से पहुंच सके। तो ये मेन पर्पज इसका और इसका यही था, ठीक है ना, ताकि इधर के इलेक्ट्रॉन्स और इधर के होल्स को ये कंडक्टिविटी में सपोर्ट कर सके, और इन्हीं दोनों को फिर आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो ये वाला हमारा टर्मिनल बन जाता है। ठीक है, देखिए सिलेक्शन ऑफ मटेरियल की अगर हम बात करें तो देखिए सिलिकॉन जो होता है ना, इसका एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, कुछ 1.12 ऐसे होता है ना, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपका जो गैलियम आर्सेनाइड है, इसका होता है एनर्जी बैंड गैप 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें अगर सोलर सेल बनाना है, तो फॉर सोलर सेल के लिए जो बेस्ट चॉइस होता है, वो एनर्जी बैंड गैप कितना होना चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का होना चाहिए, है ना। 1 से लेकर के 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज तक का हम कोई सा भी मटेरियल चूज कर सकते हैं सोलर सेल को बनाने के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 से लेकर के 1.8 तक के बीच में जिसका भी एनर्जी बैंड गैप होगा, हमारा जो सोलर रेडिएशन है उसकी एनर्जी लगभग इसी के आसपास, या मतलब हमारे सोलर रेडिएशन की एनर्जी के दायरे में ये आती है ये चीज। इसलिए इसमें से कोई भी आप मटेरियल चूज करेंगे इस एनर्जी बैंड गैप का, तो सोलर रेडिएशन उसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखता है ना। अगर बहुत स्पेसिफिकली बात करी जाए तो सबसे बेस्ट जो होता है चॉइस, ये तो पूरा रेंज हमने मिनिमम टू मैक्सिमम बताया है, सबसे बेस्ट चॉइस ये होती है कि हम इसके बीच में एक नंबर होता है, जैसे सन से आने वाला जो रेडिएशन होता है, अगर हम सोलर रेडिएशन के स्पेक्ट्रम की बात करें, जो सन से आने वाला रेडिएशन है उसकी एनर्जी कितनी है, तो सोलर रेडिएशन स्पेक्ट्रम में देखिए क्या होता है कि अगर हम इंटेंसिटी को यहां रिप्रेजेंट करें और यहां पर आने वाले रेडिएशन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करें इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम उसकी एनर्जी को शो करें, तो क्या होता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एनर्जी का रेडिएशन सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है, मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी वाले रेडिएशन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। बाकी इससे ज्यादा एनर्जी का भी रेडिएशन आ रहा है, तो इस सन के अंदर आपको पता है कि हर एक वेवलेंथ का रेडिएशन आ रहा है, उसमें हर एक एनर्जी का रेडिएशन आ रहा है, तो इससे ज्यादा वाले भी अवेलेबल है, इससे कम वाले भी अवेलेबल है, लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में जो अवेलेबल है वो कौन है, वो आपका है ये पर्टिकुलर एनर्जी का रेडिएशन जिसकी इंटेंसिटी यहाँ मैक्सिमम मिल रही है। और वो कौन होता है, वो होता है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी सन के रेडिएशन में, सोलर रेडिएशन के अंदर जितनी भी उसमें अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस आ रही हैं, उसमें बहुत कम वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या एनर्जी का भी रेडिएशन है और ज्यादा का भी है, लेकिन अमाउंट सबका अलग अलग है। अमाउंट सबका अलग अलग है, वो जो इस ग्राफ के हिसाब से वेरी कर रहा है। मतलब कम एनर्जी वाले रेडिएशन की भी इंटेंसिटी कम होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी वाले रेडिएशन की भी इंटेंसिटी कम होती है, मतलब अमाउंट कम होता है। ये 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी जो आती है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में सोलर रेडिएशन के अंदर हमें मिलती है। तो सबसे बेस्ट होगा कि हम अपने मटेरियल को ऐसा चॉइस करें कि वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से कम एनर्जी बैंड गैप का रहे, तो सोलर रेडिएशन में ये सबसे ज्यादा अमाउंट में आएगा, तो सबसे ज्यादा ये इफेक्टिवली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करा करके इस फिनोमेना को आगे बढ़ा पाएगा। दूसरे भी करा सकते हैं, मतलब अगर आप इसके अलावा भी जो रेडिएशन है ये भी करा सकते हैं, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कम है, तो ये कम अमाउंट में आ रहा है, तो उतना ज्यादा मतलब जो काम हो रहा है उसकी इंटेंसिटी उतनी हाई नहीं होगी, क्वांटिटी उतनी हाई नहीं होगी। जितना ज्यादा अमाउंट में फोटोन ये ब्रेकिंग कर पाएगा, उतना ज्यादा आपका पोटेंशियल डिफरेंस जल्दी से क्रिएट होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर यानी एच न्यू की अगर हम बात करें, तो एच न्यू के केस में सबसे ज्यादा जो हमें रेडिएशन मिल रहा है उसकी एनर्जी जो है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मैक्सिमम जो फोटोन होते हैं उसकी एनर्जी ये होती है।
तो हमें इसलिए मटेरियल ऐसा चूज करना है जो इससे कम वेवलेंथ एनर्जी का हो। तो इसलिए मटेरियल हमें चूज करना होता है 1.5 से कम उसका, मतलब मटेरियल का एनर्जी गैप लेस देन एच न्यू होना चाहिए। और एच न्यू की वैल्यू आप कह रहे हैं सोलर रेडिएशन में सबसे ज्यादा कौन अवेलेबल है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसा मटेरियल हम चूज करते हैं जिसका एनर्जी बैंड गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो। और अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो 1.1 है, और गैलियम आर्सेनाइड की बात करें तो 1.43 है। तो इस हिसाब से देख करके तो लग रहा है कि सबसे बेस्ट होगा कि हम सिलिकॉन का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इसका एनर्जी बैंड गैप कम है। इतनी एनर्जी पर ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाएंगे, और हमारे पास आ रहा है 1.5 का। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि गैलियम आर्सेनाइड की एक क्वालिटी ये अच्छी है कि इसका एब्जॉर्प्शन पावर बहुत अच्छा होता है। और यहां पर बैंड गैप के साथ साथ एब्जॉर्प्शन पावर भी मैटर करता है कि कौन रेडिएशन को कितने अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रहा है। इस वजह से प्रैक्टिकली प्रेफरेंस हम देते हैं गैलियम आर्सेनाइड का, जबकि इसका एनर्जी बैंड गैप इससे थोड़ा ज्यादा ही है। मतलब कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने में इस रेडिएशन का मैक्सिमम एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो जाएगा खाली बॉन्ड को तोड़ने में। बाकी उन इलेक्ट्रॉन और होल्स को बहुत कम काइनेटिक एनर्जी के रूप में एनर्जी मिल पाएगी, बट फिर भी इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बहुत ही अच्छा होता है। तो आप कह सकते हैं कि गैलियम आर्सेनाइड दिस satisfied the condition of working for solar cell most effectively because for क्या है गैलियम आर्सेनाइड के लिए क्या है, जो एनर्जी बैंड गैप है वो सोलर रेडिएशन से कम भी है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है इसका एनर्जी बैंड गैप 1.3 एंड हैव वेरी हाई। ये दूसरे वाले कारण की वजह से जर्मेनियम सिलिकॉन के रिस्पेक्ट में ज्यादा इसको प्रेफरेंस दिया जाता है। एंड हैव वेरी हाई एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है। तो आई थिंक ये मटेरियल की सारी बातें इसमें आ गई हैं, कुछ भी छूटा नहीं है। अब हम इसके बाद चलते हैं, एक लास्ट पॉइंट है जो इसका ग्राफ का पार्ट है। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाना है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल, तो सोलर सेल का वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इस एक्सिस पर वोल्टेज को दिखाना है, इस एक्सिस पर करंट को। लेकिन हमने ये डिस्कस पीछे ही कर लिया कि वोल्टेज को पॉजिटिव एक्सिस पर दिखाना होगा और करंट को निगेटिव एक्सिस पर दिखाना होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन एन से पी की तरफ है और एन से पी का केस रिवर्स बायस में होता है, जिसको हम निगेटिव एक्सिस पर दिखाते हैं हमेशा। और जो वोल्टेज की बात है, जब पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है वो पॉजिटिव वोल्टेज पर होता है तो उसको हम पॉजिटिव एक्सिस पर दिखाते थे। तो यहाँ पर वही केस बना, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है ये हाई वोल्टेज पर था, यानी प्लस ये बना था और ये माइनस बना था, इसलिए इसको वोल्टेज को हम दिखाएंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर और करंट को हम दिखाएंगे निगेटिव वाई एक्सिस पर। अब देखिए, जो हमारे पास ये सोलर सेल है, मान लीजिए ये सोलर सेल है, ये पी टाइप था, ये एन टाइप था, इधर पॉजिटिव टर्मिनल बना, इधर निगेटिव टर्मिनल बना, ये निगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव, और हमने यहाँ पर ये लोड रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें हम एक कंडीशन बनाएंगे, व्हेन सर्किट इज ओपन, या आप कह सकते हैं व्हेन सोलर सेल इज इन ओपन सर्किट। अगर सोलर सेल हमारा ओपन सर्किट में है तो ओपन सर्किट का मतलब क्या हुआ, ओपन सर्किट का मतलब ये हुआ कि हमने ये लोड रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट किया है, ये सर्किट ब्रेक है। आप ये भी कह सकते हैं ओपन सर्किट का मतलब कि लोड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अगर रेजिस्टेंस है तो ये क्या होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब कि इस वाले उसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर इसमें करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा,
अगर इसमें करंट फ्लो नहीं होगा तो इसका मतलब कि जो भी यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हुए थे वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं, जितने भी होल्स यहां पर कलेक्ट हुए थे वो पूरे के पूरे होल्स यहां पर हैं। अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसका यही मतलब हुआ कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने थे वो अपनी जगह पर यहाँ सब कलेक्ट होंगे, तो मतलब ये अपने हाईएस्ट निगेटिव टर्मिनल पर होगा, पोटेंशियल पर होगा, और ये हाईएस्ट पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा। तो यानी इनके इन दोनों किनारों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालेंगे तो मैक्सिमम आएगा। अगर इस सर्किट में करंट नहीं फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट फ्लो होने पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन कलेक्ट रहेंगे, और कम इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कम निगेटिव पोटेंशियल, और वो इलेक्ट्रॉन आकर के होल को रिकंबाइन करके भी खत्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर कम पॉजिटिव पोटेंशियल भी हो जाएगा। लेकिन अगर ये सर्किट ओपन है या इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो जब आपका सोलर सेल ओपन सर्किट में होता है, करंट नहीं फ्लो होता है, तो सारे निगेटिव यहाँ, सारे पॉजिटिव यहाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम आता है। वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को VOC बोलते हैं। दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। और OC का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं ओपन सर्किटेड वोल्टेज। ओपन सर्किटेड वोल्टेज, ओपन सर्किटेड वोल्टेज, ठीक है ना। तो जब आपका सोलर सेल ओपन सर्किट में होगा उस केस में दोनों सिरों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, और उसको हम नाम देंगे VOC। और अगर ओपन सर्किट में है तो इसका एक मीनिंग ये भी निकाल सकते हैं आप कि करंट नहीं फ्लो हो रहा है, यानी जब सर्किट में करंट जीरो है तब टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मैक्सिमम, है ना। और दूसरा पॉइंट आप लेंगे, अगर ये कंडीशन को अगर आपको दिखाना है तो आप कैसे दिखाएंगे, करंट की वैल्यू जीरो और पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम VOC। तो करंट जीरो कहां पर मिलेगा, ओरिजिन पर, और पोटेंशियल पॉजिटिव एक्सिस पर जाना है और मैक्सिमम दिखाना है, तो यहां पर आप दिखा दीजिए, ये VOC बोलेंगे इसको, ओपन सर्किटेड वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज। और अगला केस क्या है, सोलर सेल इज इन ओपन सर्किट। नेक्स्ट हो जाएगा व्हेन सोलर सेल इज शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किट का मतलब कि दोनों टर्मिनल्स को आपस में जोड़ देना है, पॉजिटिव वाले और निगेटिव वाले टर्मिनल्स को आपस में जोड़ देना है बिना किसी रजिस्टर की। शॉर्ट सर्किट का मतलब सिंपल कंडक्टिंग वायर से आपस में कनेक्ट कर देना है। तो जब हम इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे और यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो शॉर्ट सर्किट करने का मतलब कि रेजिस्टेंस कितना हो गया, लोड रेजिस्टेंस जीरो। लोड रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब क्या हुआ, अगर लोड रेजिस्टेंस जीरो होगा तो ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन बिना किसी रुकावट के, बिना कोई रेजिस्टेंस के, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो होकर के इधर चले आएंगे। और जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से फ्लो करके, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, धीरे धीरे फ्लो होने देता है, और आप कह रहे हैं कि ये शॉर्ट सर्किट किया गया है, मतलब कोई भी यहाँ पर रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे, और आपने इस वायर से, सिंपल वायर से कनेक्ट कर दिया है, तो सब के सब इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर के इधर से इधर चले जाएंगे, ये पूरा निगेटिव हट जाएगा, ये पूरा पॉजिटिव हट जाएगा। तो ऐसे में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ऐसे में पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा जीरो। पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। और आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इस टाइम पर, तो पूरा इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होगा तो मैक्सिमम करंट यहां सर्किट में मिलेगा, तो करंट हो जाएगा मैक्सिमम, जिसको हम बोलेंगे ISC, शॉर्ट सर्किटेड करंट, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल करंट हो सकता है, ये वही करंट है। लेकिन इस केस में इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, ये हो गया आपका जीरो। और जब करंट आपका जीरो था तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ था, तब पोटेंशियल डिफरेंस हुआ था आपका मैक्सिमम। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जब V की वैल्यू जीरो होगी तो I की वैल्यू ISC से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल करंट की वैल्यू जो हो सकती है सर्किट में, ये वो है। और इसको दिखाना किधर है, करंट को, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट N टाइप से P टाइप की ओर है, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो करंट जो है वो किधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो करंट N से P की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको निगेटिव वाले एक्सिस पर दिखाना है। तो यहां पर आप ले लेंगे ISC, ये है मैक्सिमम पॉसिबल करंट। बाकी इसके अलावा कोई सा भी और आप तीसरा केस अगर मान लीजिए एज्यूम करते हैं, इन दोनों के अलावा कोई सा भी आप केस ले लीजिए, मतलब कि अगर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आपने यहां पर जीरो दिखाई है शॉर्ट सर्किट के केस में, अगर कोई फाइनाइट वैल्यू, क्योंकि इनफाइनाइट और जीरो तो हो गया, इनफाइनाइट भी हो गया, जीरो भी हो गया, अब क्या बचा, अब बचा कि आप कोई भी फाइनाइट वैल्यू ले लीजिए, तो RL इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर लोड रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू आप लेते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ करंट यहां पर फ्लो होगा, लेकिन ये मैक्सिमम करंट नहीं होगा। अगर यहाँ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएंगे, थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन इधर से पास होंगे, और जब थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर कुछ होल्स हमेशा अवेलेबल रहेंगे,
और थोड़े थोड़े यहाँ पर फ्लो हो रहे हैं, तो करंट की वैल्यू भी इंटरमीडिएट करंट की वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम करंट तो नहीं मिलेगा। मैक्सिमम करंट नहीं मिलेगा मतलब करंट की वैल्यू इससे कम होगी, और यहाँ पर कुछ ये पोटेंशियल का कुछ डिफरेंस भी आएगा, क्योंकि कुछ होल्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अवेलेबल रहेंगे। इधर आप लाइट लगातार डालते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा वो इस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस से थोड़ा कम आएगा, क्योंकि इस वाले में सभी इलेक्ट्रॉन सभी होल यहाँ पर थे तब मैक्सिमम आया था, अभी थोड़ा बहुत फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल का कुछ डिफरेंस आएगा, लेकिन वो इससे कम होगा, और करंट भी फ्लो होगा वो इससे भी कम होगा। यानी अब जो भी आप केस लेंगे इन दोनों के अलावा, उसमें करंट और वोल्टेज इन दोनों से छोटे ही पॉसिबल होंगे। तो अगर हम अलग अलग कई सारे पॉइंट लें तो बहुत सारा आप केस यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट को मिला सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनता है हमारा, इसका जो ग्राफ का शेप है, मतलब आप एक वोल्टेज ये लेंगे तो आपको कुछ करंट मिलेगा, है ना, और फिर वोल्टेज कुछ और लेंगे तो उसमें भी कुछ करंट मिलेगा, सभी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो सभी पॉइंट को, सॉरी, इस पर ये वाला मिलेगा ऐसे, मतलब इधर कम वोल्टेज पर ये आपका ये वाला करंट रहता है, ये ज्यादा होने पर ये कम होता है। तो ये मतलब सभी का आप जब पॉइंट मिलाएंगे, एक पॉइंट ये मिलेगा, एक पॉइंट ये मिलेगा, एक पॉइंट ये मिलेगा। अब जैसे ये पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब यही हुआ, इस पॉइंट को इधर ले जाइए, इस पॉइंट को इधर ले जाइए, मतलब इस वोल्टेज पर ये करंट है ना। आपने वोल्टेज को और बढ़ा दिया, तो वोल्टेज को आपने जब यहाँ पर देखिए बढ़ा दिया तो करंट क्या हो गया, ये कम हो गया। वोल्टेज यहाँ पर ज्यादा कब होगा, जब ज्यादा यहाँ पर चार्ज कैरियर रुके रहेंगे, तो फिर सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, कम। ये देखिए वोल्टेज जब मैक्सिमम था तभी तो करंट जीरो हुआ था। तो अगर आप वोल्टेज को थोड़ा बहुत क्या करेंगे, वोल्टेज को और कम करते जाएंगे तो यही करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो यही हो रहा था यहाँ पर आपका, मतलब आप अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वोल्टेज पर करंट की अलग अलग वैल्यू मिलेगी, इन सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके ग्राफ का जो शेप आता है एग्जैक्ट, वो एग्जैक्ट शेप यही है, इस तरह का कर्व मिलेगा आपको। ऐसा कर्व मिलता है। तो आप इस पे जितने भी पॉइंट है आप उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू देख सकते हैं कि इस ये करंट कब मिला इस वोल्टेज पर, तो यहाँ पर जाएंगे, ये वोल्टेज है उसके करस्पॉन्डिंग ये करंट है, फिर आगे जाएंगे ये वोल्टेज है इसके करस्पॉन्डिंग ये करंट है, ये जाएंगे ये वोल्टेज है और इस वोल्टेज पर करंट क्या है, जीरो है। ठीक है ना। इसी तरह से आप यहाँ पर आएंगे तो ये आपका करंट है और इस करंट पर वोल्टेज क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ होता है। यही था हमारा सोलर सेल टॉपिक। सारे पॉइंट इसमें कवर हो गए, एक बार हम इसको समराइज कर देते हैं, ये खत्म हो गया यहीं पर। ठीक है, वापस से देखते हैं। तो सोलर सेल एक डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को, मतलब सन से आने वाले रेडिएशन को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये एक स्पेशली डिजाइंड पीएन जंक्शन डायोड होता है, खास तरह का स्पेशल इसका डिजाइन होता है, जिसके अंदर सोलर रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं तो दोनों टर्मिनल्स, पीएन जंक्शन डायोड के दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक वोल्टेज आ जाता है, जिसको हम फोटोवोल्टिक ईएमएफ या वोल्टेज कहते हैं, और इस घटना को या इस इफेक्ट को हम फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहते हैं। तो फोटोवोल्टिक इफेक्ट के ऊपर आधारित होता है हमारा सोलर सेल। ठीक है ना। सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड का ही क्रिस्टल इसमें इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनका जो एनर्जी बैंड गैप है वो सोलर रेडिएशन की जो एनर्जी होती है उससे कम होती है। तो सोलर रेडिएशन की एनर्जी से कम एनर्जी या बैंड गैप वाला ही मटेरियल हम यूज करेंगे, तभी जो है कोवैलेंट बॉन्ड टूट करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो सकते हैं। यानी कोवैलेंट बॉन्ड टूटने का मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन तभी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में जा पाएगा जब एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा एनर्जी उसको प्रोवाइड करेंगे तब। तो उससे ज्यादा एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है जंक्शन पर और इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं। और जंक्शन पर ऑलरेडी एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि इधर के इलेक्ट्रॉन्स को इधर नहीं जाने देगा। तो क्या करता है, यहाँ के जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट होते हैं, अब देखिए अगर ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जब क्रिएट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होने पर क्या होगा भाई, कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन निकला तो एक पॉजिटिव हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो वो पॉजिटिव वापस से इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव है उसको अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसको करने नहीं देगा ये चीज। मतलब अगर एक बार कोवैलेंट बॉन्ड टूट गया तो उनको आपस में रिकंबाइन नहीं होने देगा, क्योंकि यहाँ का इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, वो आपके इस इलेक्ट्रॉन को यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को इधर जंक्शन इधर एन टाइप की ओर लेके जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लेके जाएगा, और होल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यानी पी साइड लेके जाएगा। तो जितने भी होल्स होंगे वो इधर कलेक्ट होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर कलेक्ट होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर की ओर, और वो एन टाइप सेमीकंडक्टर की ओर हमने ये मेटालिक फिंगर लगाया है, उसके थ्रू वो कंडक्ट कर लेंगे आसानी से। और जो होल्स हैं उसको भी हमने मेटल के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो वो कंडक्ट करके यहाँ पर इसके साथ चले जाते हैं।
तो नीचे वाला जो मेटल है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर, ऊपर का ये टर्मिनल जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर हो जाता है, दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो होता है। यानी जो एन साइड वाला एरिया है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर और जो पी साइड वाला एरिया है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर पहुंच जाता है। ठीक है ना? तो बस यही पूरी कहानी थी। और यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट एन से पी की तरफ है, जो कि रिवर्स बायस में होता है, इसलिए हम करंट को नेगेटिव एक्सिस पर दिखाएंगे, और पोटेंशियल हमें वो मिल रहा है जो फॉरवर्ड बायस में होता है, इसलिए हम पोटेंशियल को पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर वाला पार्ट होता है वो थोड़ा मोटा होता है, 300 माइक्रोमीटर, और जो एन टाइप है बहुत ही पतला है, ताकि जो रेडिएशन हम डालें वो जंक्शन तक यहाँ बीच में अंदर पेनेट्रेट करके पहुंच सके। मेटालिक फिंगर लगभग 15% एरिया को कवर करता है इसकी, बाकी पूरा स्पेस खाली होता है। ठीक है? उसके बाद ये मेटल्स हमने कौन से चूज किए हैं, तो ये मेटल्स की खास बात ये है कि इनका एनर्जी बैंड गैप सोलर रेडिएशन में जो सबसे ज्यादा एनर्जी हमें मिलती है 1.5 उससे कम रहता है, लेकिन ये वाला मटेरियल का एब्जॉर्प्शन पावर सिलिकॉन से बेटर होता है, इसलिए हम इसको ज्यादा चूज करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है? बस इसके बाद इसका ये ग्राफ था। तो यही टॉपिक था आपका सोलर सेल। इसी के साथ आपका पूरा डायोड वाला पोर्शन खत्म हो गया है। अगली क्लास के अंदर हम अब ट्रांजिस्टर से स्टार्ट करेंगे। ट्रांजिस्टर में आपको दो तरह का ट्रांजिस्टर पढ़ना है, बाईपोलर और यूनिपोलर। तो यूनिपोलर ट्रांजिस्टर का मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको बोलते हैं फेट बोलते हैं। तो फेट वाला पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो यूजुअली हम लोग पढ़ते हैं पहले वो पोर्शन पढ़ेंगे, फिर वो खत्म हो जाएगा तो उसी की बेसिस पर हम यूनिपोलर ट्रांजिस्टर को भी आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है ना? तो ये आपका ट्रांजिस्टर का ही पोर्शन है जो टाइम लेगा, लॉजिक गेट एक दिन का है वो खत्म हो जाएगा। तो दोनों ट्रांजिस्टर और मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, ये जो भी 3 से 4 लेक्चर के अंदर खत्म हो जाए, इसके बाद एक लॉजिक गेट, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल। ठीक है? चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल चूंकि मुझे गांव जाना है तो कल आपकी क्लास नहीं होगी, परसों मैं आ जाऊंगा। अगर मैं 12 बजे तक आ गया दोपहर में तो आपकी क्लास शाम को परसों रहेगी। बाकी थोड़ा डाउट में है क्योंकि पता नहीं है कि क्या होने वाली सिचुएशन, कितना ट्रैफिक वगैरह का कोई इशू अगर हुआ तो वो हम आपको परसों वाली क्लास का अपडेट देंगे। कल आपकी क्लास नहीं रहेगी, कल आपकी छुट्टी रहेगी। ठीक है ना? चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।